हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि चंद्रयान 3 ने एक सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है और वो भी किस एरिया में, साउथ पोल में। और इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड करे हुए हैं, चंद्रयान 3 है क्या और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका कॉन्सेप्ट और जो इतिहास हमने रच लिया है वो कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। ठीक है, और ये हम देखेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनके उपनाम हम देखेंगे। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमें क्या करना है, रटनी नहीं चीजें, बल्कि क्या है, समझनी है। क्योंकि जो एग्जाम हॉल होता है वहां पे समझी हुई चीजें ही काम आती है, ना कि रटी हुई चीजें, क्योंकि वो कुछ टाइम तक रहती हैं रटने वाली चीजें और समझने वाली हमेशा के लिए रहती है। ठीक है, तो हम इनके उपनाम क्यों पढ़े हैं उसका रीजन देखेंगे, तो इस वजह से हमें ये याद रहेगा। ठीक है, तो एक साइड मैंने लिखा है व्यक्ति और दूसरी साइड उसके उपनाम लिखे हैं उनके। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान की। अब इनको कहा जाता है सीमांत गांधी कहा जाता है, यानी फ्रंटियर गांधी ने कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सीमांत गांधी? क्योंकि आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, यानी वो उस पार, ठीक है, पाकिस्तान वाले एरिया में थे। और यहाँ पर एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पूरी तरीके से पूरे जीवन भर अहिंसा पे विश्वास रखा और महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा तैयार रहे। ठीक है, उसके लिए लड़े ये अधिकारों के लिए। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है, या सरहदी गांधी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको बादशाह खां भी कहा जाता है। ठीक है, तो रीजन पता चल चुका है आपको कि इनको सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी गांधी जी की तरह अहिंसावादी रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को दो उपनाम से जाना जाता है, एक राष्ट्रपिता और दूसरा बापू। इनके बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी, वो सब हम मॉडर्न इंडिया में देखेंगे। लेकिन इस समय इनके दो उपनाम क्या हैं, एक राष्ट्रपिता, दूसरा बापू। और ये दोनों इनको किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को क्या कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, कारण क्या, एज बहुत ज्यादा थी इनकी और भारतीय राजनीति का पिता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और किसमें, हाउस ऑफ कॉमन में, ब्रिटेन में। तो ये चीजें आपको याद है। बाकी इन्होंने, दादा भाई नारोजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो जो योगदान दिया वो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, इनके दो उपनाम हैं। एक तो आपको पहले आगे से दिख रहा है, क्या लगा हुआ है, सरदार लगा हुआ है, तो ये भी इनका उपनाम। और दूसरा, इनको लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी वो बहुत स्ट्रांग थी और इनकी जो एक दृढ़ इच्छा होती थी वो बहुत ज्यादा थी इनके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इनको लौह पुरुष कहा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देखेंगे तो एक बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन इनका जो रोल प्ले हुआ, ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जो सरदार की उपाधि इनको दी गई थी बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं लौह पुरुष की। तो मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता के बाद इनकी भूमिका बहुत ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि आप देखेंगे जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश ने, जब ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर से फूट डालो राज करो की नीति एक बार यहाँ से फिर से उन्होंने यहाँ पे अपनाई। और उन्होंने क्या किया, जो देसी रियासतें थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, देसी रियासतें। अभी देसी रियासतें क्या थी, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। देसी रियासतें वो स्थान थे जो ब्रिटिश के अंतर्गत तो थे, लेकिन यहाँ पर राजा महाराजाओं के अपने अधिकार थे, अपना एक एरिया था, इनके यहाँ पे नियम चलते थे राजा महाराजाओं के। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब यहाँ से अंग्रेज जाने लगे, ब्रिटिश जाने लगे, तो उन्होंने इन देसी रियासतों की, जिनकी संख्या लगभग 556, ठीक है, कितनी थी, लगभग 556 थी, इनको अधिकार दे दिया। तो या चाहे तो आप भारत के साथ रहें,
चाहे तो आप पाकिस्तान के साथ रहें, ठीक है, इन 556 देसी रियासतों को, या फिर आप स्वतंत्र रूप से अलग रह सकते हैं। ये 3 ऑप्शन इनको दिए, ठीक है, किस किस के साथ, भारत पाकिस्तान ये स्वतंत्र रूप से रहें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप देखेंगे कि 552 देसी रियासतों को एक मजबूत तरीके से, दमदार तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर ऐसा होता, 552 रियासतें अगर अलग अलग रहती, तो क्या भारत, अखंड भारत हो पाता? नहीं हो पाता, ठीक है। इसके बाद जो 4 रियासतें थी, जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद, ठीक है, इन 4 रियासतों में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन इनको भी भारतीय संघ में मिला दिया गया था। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका थी वो स्वतंत्रता के बाद ज्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है शांति पुरुष, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, द मैन ऑफ पीस कहा जाता है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने कभी भी आक्रामकता की अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और हमेशा जो बढ़ावा दिया और अपनाया वो शांति को अपनाया, ठीक है। लेकिन जब ये भारत के प्रधानमंत्री थे और उस दौरान 1965 में पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया, युद्ध किया, तो उस समय इस शांति पुरुष ने बताया कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ठीक है। पूरा विश्व इनके डिसीजन से उस समय क्या हो गया था, डर चुका था कि क्या एक छोटा सा मनुष्य व्यक्ति जो इतना शांति प्रिय है, कद काठी इतनी छोटी, इतना शालीन व्यक्ति ऐसे डिसीजन भी ले सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1966 में इनकी मृत्यु हुई, और भारतीय जमीन पे नहीं बल्कि विदेशी जमीन पे, कहाँ पे, ताशकंद में, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। तो एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु क्या हुई, विदेश में हुई, कब, 1966 में, कहाँ पे, ताशकंद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। पंजाब केसरी इनको क्यों कहा जाता है, जन्म हुआ था पंजाब में, और केसरी, जिस प्रकार से केसरी की आवाज से पूरे जंगल के जानवर डर जाते हैं, उसी प्रकार से लाला लाजपत राय की आवाज से क्या होते थे, अंग्रेज भी कांपते थे। केसरी का अर्थ होता है शेर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो उस समय इसको वापस जाने के लिए साइमन गो बैक के नारे लगे थे। इसका जो विरोध हुआ था उसको लीड किया था लाला लाजपत राय ने, और इसी दौरान उनपे लाठियों का प्रहार हुआ था जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। और उन्होंने क्या कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूक में एक कील का काम करेगी, ठीक है। तो ये उनका ही दिया गया एक स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय जी के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को देख लेते हैं। और इनको कहा जाता है बंग बंधु कहा जाता है, ठीक है। कारण क्या है कि जो बांग्लादेश के संस्थापक इनको माना जाता है, बांग्लादेश के जनक और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति ये थे, ठीक है। यानी इनके नेतृत्व में बांग्लादेश अलग देश बना, किससे, पाकिस्तान से, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बंग बंधु कहा जाता है। चलिए अब 2 जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है और CF एंड्रूज को क्या कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो चित्तरंजन दास, यानी इनको CR दास भी शॉर्ट में कहते हैं, तो इनको देश बंधु कहा जाता है, स्वतंत्रता सेनानी, और ये एक वकील भी थे, कवि थे, पत्रकार थे, राजनीतिज्ञ थे, और साथ ही अगर गांधी जी किसी बात पे गलत थे तो ये उनका भी विरोध करते थे, ठीक है। तो ये क्या हुए, देश बंधु हुए चित्तरंजन दास अपने देश के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, CF एंड्रूज की। एंड्रूज को कहा जाता है दीन बंधु। दीन बंधु का मतलब गरीबों का मित्र। एंड्रूज का जन्म हुआ था इंग्लैंड में और मृत्यु हुई कलकत्ता में। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि इंग्लैंड में इनका जन्म और कलकत्ता में मृत्यु, यानी ये इधर उधर पूरे विश्व में घूम रहे थे, जो गरीब लोग थे उनकी मदद करने के लिए। और आप देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया में ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ भी रहे, ठीक है, एंड्रूज। और गांधी जी ने इनको क्या कहा था, गरीबों का मित्र यानी दीन बंधु कहा था, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, और इनको कहा जाता है लोकमान्य। जब जब ब्रिटिशों के अत्याचार बढ़े हैं तो ये
बाल गंगाधर तिलक जी हमेशा आगे आए हैं, ठीक है। तो लोगों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, लोकमान्य नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको कहा जाता है गुरुदेव, और इन्होंने किसकी रचना की, भारत के राष्ट्रगान की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और इनको कहा जाता है राजा जी। इन्हीं के नाम पे उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो राजा जी नेशनल पार्क है, इन्हीं के नाम पे पड़ा। और साथ में इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक भारतीय इतिहास का चाणक्य भी कहा जाता है राजगोपालाचारी को। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र गवर्नर जनरल भी रहे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं राजा राम मोहन रॉय, और इनको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। क्योंकि आप देखेंगे जब इनका समय था उस समय भारत में छुआछूत, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, महिलाओं के साथ जो कुरीतियां थी और कुप्रथाएं थी वो चल रही थी, तो इनका विरोध किया। और 1829 में अगर आप देखेंगे तो सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, 2 बार रहे लगातार। इनको कहा जाता है देश रत्न और अजात शत्रु, कई बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। आप देखेंगे कि भारत के जो संविधान का निर्माण है उसमें इनकी अहम भूमिका थी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जैनुल आबदीन की। जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर, ठीक है। अकबर ने जिस प्रकार से जजिया कर समाप्त किया था, ठीक उसी प्रकार से कश्मीर के जो 8वें सुल्तान रहे जैनुल आबदीन, इन्होंने हिंदू अल्पसंख्यक व संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जजिया कर को समाप्त किया था कश्मीर में, इसीलिए कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, और इनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी, हिटलर ने। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भगत सिंह, और भगत सिंह को क्या कहा जाता है, शहीदे आजम कहा जाता है, क्योंकि सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंका था और इसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी 23 मार्च, कई बार डेट पूछी जाती है, ठीक है, 1931 को। तो क्या कहा जाता है, शहीदे आजम कहा जाता है, ठीक है। बाकी हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते रहेंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है, तिगड़ी है ये लाल बाल पाल की, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन इसमें सम्मिलित है, कौन इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। गर्म दल के थे ये सारे के सारे, उग्रवादी टाइप के थे, यानी जो कांग्रेस की चापलूस वाली नीति थी इनको पसंद नहीं थी। इनमें आ जाते हैं लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी विपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये 3 इनमें आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम, यानी पाकिस्तान एक मुसलमानों के लिए अलग देश के निर्माण में अहम भूमिका रही मोहम्मद अली जिन्ना की, इसीलिए पाकिस्तान में इनको महान नेता यानी कायदे आजम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, इनको कहा जाता है लोक नायक, ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण क्रांति करी थी और एक समाज सेवक थे और इंदिरा गांधी के बिल्कुल विरुद्ध थे, ठीक है। आंदोलन कर दिया था इन्होंने इनके विरुद्ध, इंदिरा गांधी के विरुद्ध। तो जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति प्रारंभ, और नाम उपनाम लोक नायक, ठीक है। तो ये हो गए हैं उपनाम प्रमुख व्यक्तियों के। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।